हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भारत में यूरोपियों के आगमन में पुर्तगाली का विस्तार को देखे थे और इस वीडियो में हम डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसियों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न का भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। दोस्तों, डच का जो शासन था वह 1602 में आया था और 1759 तक रहा था। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पुर्तगालियों के पतन के पश्चात 17वीं शताब्दी के भारत में आगमन हुआ। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री जो था वो कार्मेलियस हॉटमैन था, जो 1596 में आया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री जो था वो कार्मेलियस हॉटमैन था। नेक्स्ट है, डच नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह सबसे पहले नीदरलैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, नीदरलैंड की सरकार ने डच कंपनी को पूर्व में व्यापार करने और युद्ध लड़ने एवं संघीय करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है, डच कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नीदरलैंड के सरकार ने एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया था। दोस्तों, डच कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है और नीदरलैंड की सरकार ने कितने सदस्यीय समिति का गठन किया था? तो याद रखिएगा, 17 सदस्यीय समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है, डचों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना दोस्तों डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो था वह मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे किया था। कब किया था? 1605 में। तो याद रखिएगा, डच ने अपना भारत में पहला व्यापारिक कारखाना जो था वह मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला डच गवर्नर जो था वह पीटर बोथ था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत आने वाला पहला डच गवर्नर जो था वह पीटर बोथ था। नेक्स्ट है, भारत में डचों का मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश बने। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों, डचों ने भी भारत में मसालों एवं सूती वस्त्र एवं कच्चे रेशम की व्यापार पर अत्यधिक बल दिया। दोस्तों, डचों ने भी भारत में किस किस पे बल दिया? तो मसालों, सूती वस्त्र एवं कच्चे रेशम की व्यापार पर अत्यधिक बल दिया। और दोस्तों, डच भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि रखते थे। डच जो थे वो भारत की अपेक्षा जो है इंडोनेशिया के व्यापार में अत्यधिक रुचि रखते थे। नेक्स्ट है, 1759 में ब्रिटिश और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध आमने सामने आया। वेदरा का युद्ध याद रखिएगा कि कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। किन के बीच? तो ब्रिटिश और डच सेना के बीच हुआ था। बेदरा के युद्ध में ही डचों के पराजय ने उन्हें भारत से अपना व्यापार समेटने के लिए मजबूर हो गया। नेक्स्ट है आपका 3 मुख्य शब्दावली। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री के लिए जो थे वो सब व्यापार के नियमन एवं वस्तु संग्रह करने के लिए फैक्ट्री का स्थापना करते थे और प्रशासनिक गवर्नर के आवास के लिए वो लोग किला दुर्ग का स्थापना करते थे और एकता के लिए एक जगह पर आवास के लिए वो लोग कॉलोनी का स्थापना करते थे। दोस्तों, डच के बाद कौन आया था? तो ब्रिटिश आया था, जो कि 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में। और ये 1947 तक रहा था। कब तक रहा था? तो 1947 तक। याद रखिएगा, 1608 से 1947 तक रहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्ञातव्य है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में विभिन्न यूरोपीय कंपनी वापस आई। इन सभी कंपनी में सर्वाधिक शक्तिशाली कंपनी जो थी वह ब्रिटिश का था। भारत में ब्रिटिश दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को समझना एवं अपने प्रतिद्वंदी की पहचान करना और उसका सफलता का निदान किया। दोस्तों, ब्रिटिश जो थे मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को समझना एवं अपने प्रतिद्वंदियों की पहचान करना और उसका सफलता का निदान किया। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो थे, तो याद रखिए कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्हन हॉल था, जो 1599 में स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। तो याद रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो था वो जॉन मिल्टन हॉल था, जो कि 1599 में भारत पहुंचा था। इस समय ब्रिटेन की महारानी दोस्तों जब भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्टन जब भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। तो याद रखिएगा कि उस समय में ब्रिटेन की कौन थी महारानी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। नेक्स्ट है, महारा एलिजाबेथ के एक चार्टर अधिनियम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 एडी में इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रारंभ में महारानी ने इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने की 15 वर्ष का परमिट दिया था, हालांकि बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1608 में ब्रिटिश सम्राट
दोस्तों 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने एक राजदूत विलियम हॉकिंस को भारत में ब्रिटिश व्यापार हेतु भारत भेजा था। तो 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको एक राजदूत के रूप में भारत में ब्रिटिश व्यापार करने के लिए भेजा था? तो याद रखिएगा विलियम हॉकिंस को भेजा था। तो विलियम हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा का भी ज्ञान रखता था। तो याद रखिएगा विलियम हॉकिंस जो थे उनके पास फारसी और तुर्की भाषा दोनों का ज्ञान था। तथा जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया था। तो याद रखिएगा विलियम हॉकिंस का स्वागत भारत में किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था एवं उसे खान की उपाधि से नवाजा था। तो याद रखिएगा कि विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि से किसने नवाजा था? तो जहांगीर ने। साथ ही जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुमति मिलने के पश्चात ब्रिटिश ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो था वह 1612 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिशों का पहला अस्थायी कारखाना जो था वह 1613 में, ये गलती है, 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। भारत में ब्रिटिशों की अन्य कंपनी थी। मद्रास में जो हुआ था खुला था वह 1639 में, कलकत्ता में 1658 में और मुंबई 1686 में, और सूरत में अस्थायी कंपनी जो खुला था वह 1613 में। नेक्स्ट है 1616 से 1618 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापार में छूट के लिए आया था। दोस्तों 1616 से 1618 के बीच सर टॉमस रो ने किसके दरबार में आया था व्यापार के लिए? तो याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में आए थे। इनके साथ एक अन्य लेखक रॉल्फ फिच भी आया था। याद रखिएगा सर टॉमस के साथ एक अन्य लेखक रॉल्फ फिच भी आया था। रॉल्फ फिच ने जहांगीर और अनारकली की कहानी लिखा था। याद रखिएगा जहांगीर और अनारकली का कहानी किसने लिखा था? तो रॉल्फ फिच ने लिखा था, कि जो सर टॉमस के साथ आए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और ध्यान में रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश गवर्नर के रूप में जो थे वह विलियम हेजेज पहली बार भारत आए थे। तो सबसे पहले भारत में ब्रिटिश गवर्नर के रूप में कौन आए थे? तो विलियम हेजेज आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल। ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहती है। सबसे पहले देखते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन था 1758 से 60 था, और फिर 65 से 67, 2 बार रॉबर्ट क्लाइव आए थे, 1758 से 60 और 65 से 67। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और गवर्नर जनरल जो थे वह वारेन हेस्टिंग हुए। 1772 से 1785 तक इनका शासन था। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे प्रथम विलियम बेंटिंक, और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है आपका प्रथम ब्रिटिश वायसराय। दोस्तों प्रथम ब्रिटिश वायसराय जो था वह लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय जो थे वह सी राजगोपालचारी थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम मान्यता प्राप्त बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर का यह पद आधिकारिक रूप से 1757 से 72 तक रहा, तथा 1772 के पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी अंतर्गत 2 अन्य प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास भी सम्मिलित कर दिया गया। इसके पश्चात गवर्नर का नाम परिवर्तित करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, तथा 1833 तक आते आते लगभग पूरा भारत ब्रिटिशों के अधीन आ गया। लगभग पूरा भारत ब्रिटिशों के अधीन कब तक आ गया? तो 1833 तक आते आते लगभग पूरा भारत ब्रिटिशों के अधीन आ गया, और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो याद रखिए 1833 के बाद। नेक्स्ट है आपका 1857 के क्रांति के पश्चात। दोस्तों 1857 के क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और महारानी का शासन स्थापित हुआ। तो 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके पश्चात महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा था कि भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और महारानी का शासन स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 1857 से पहले। दोस्तों 1857 से पहले यहाँ ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी। दोस्तों 1857 की क्रांति से पहले जो था यहाँ ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी। वही क्रांति के पश्चात जो था वह महारानी के द्वारा किया जाने लगा, और बंगाल के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय के लिए बना, और प्रथम भारतीय जो था वह सी राजगोपालचारी वायसराय बना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों ब्रिटिश के बाद कौन आया? तो डेनिस आया। डेनिस का जो शासन था वह 1616 से
1868 तक था। कितना तक था? 1868 तक था। याद रखिएगा, डेनिस का जो शासन था 1616 से आया था और 1867 में इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो था वह डेनमार्क में 1616 में हुआ था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले डेनमार्क में 1616 में हुआ था और इनका भारत आगमन जो था वह 1616 में ही हो गया था। और भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा डेनिश कमज़ोर कंपनी थी। भारत में इनका व्यापार जो था वो व्यापार विस्तार सीमित क्षेत्रों तक ही था। भारत में इनका प्रमुख कारखाना जो था वह ट्रेकोवार जो कि 1620 में खोला था, यह तमिलनाडु में पड़ता है। और श्रीरामपुर में 1676 में खुला था, जो कि श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? अभी बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते ब्रिटिशों ने इन्हें अपने भारतीय व्यापार बेचने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में डेनिश मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सामना करने पर असफल रहे। 1868 में इन्होंने अंतिम रूप से अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश को बेच दिया। डेनिश के बाद भारत में फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी का जो शासन था वह याद रखिएगा 1664 से दोस्तों फ्रांसीसी का शासन जो था वह 1664 से लेकर 1953 तक रहा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी सबसे शक्तिशाली कंपनी सिद्ध हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट के द्वारा किया गया था। और भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी नागरिक जो था दोस्तों भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी नागरिक कैरेडे थे, जो कि 1668 में फ्रांसीसियों की पहली कंपनी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1669 में दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत आने वाला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसीसी मार्टिन था। फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी व्यापार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में फ्रांसीसी व्यापार का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मार्टिन को माना जाता है। दोस्तों मार्टिन ने केवल व्यापार का विस्तार ही नहीं बल्कि उन्होंने फ्रांसीसियों का भी स्थापना किया। नेक्स्ट है, मार्टिन ने पांडिचेरी को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। इन्होंने पांडिचेरी में फोर्ट लुई का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी में से फ्रांसीसी कंपनी एकमात्र सरकारी कंपनी थी और यही कारण था कि इसका पतन का भी कारण यही सब बना था। नेक्स्ट है, भारत आने वाला सबसे शक्तिशाली गवर्नर। तो भारत आने वाला सबसे शक्तिशाली गवर्नर जो थे वो डुप्ले थे। नेक्स्ट है, इतिहासकारों के द्वारा यह विवाद है कि डुप्ले और रॉबर्ट में कौन अधिक शक्तिशाली है। निस्संदेह डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को बहुत मजबूती नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने संथोमे में युद्ध में कर्नाटक के नवाब की सेनाओं को पराजित कर अपनी योग्यता दी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच होने वाला संघर्ष को कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच होने वाले संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। दोस्तों याद रखिएगा, वांडीवास का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच का हुआ था, तो 1760 में हुआ था। तो 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, जो कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच था। ब्रिटिश की तरफ से जनरल आयरकुट थे और फ्रांसीसी की तरफ से वुसी थे, जिसमें ब्रिटिश विजय हुआ था। वांडीवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसी की पराजय ने ब्रिटिशों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों का पतन का क्या क्या कारण था। तो भारत में फ्रांसीसियों का पतन का जो कारण था, चूँकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, भारत में कंपनी के कार्यों में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप था, जिससे कंपनी का कार्य कुशलता प्रभावित हुआ। और फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिशों की नौसेना शक्ति अत्यधिक सक्षम थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिश सेना एवं कमांडर अधिक योग्य थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिशों का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वह भी अत्यधिक व्यवस्थित था। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 1746 से 48 तक चला था। कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, 1748 में एला शपथ की संधि। इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समाप्ति हुआ था वह 1748 के एला शापल की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वह 1749 से 1754 तक चला,
जिसमें डुप्ले की हार हुई थी और यह संधि पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ था जनवरी 1775 में। तो ये संधि जरूर याद रखिएगा कि पूछ दिया जाता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी की संधि से, और पहला कर्नाटक युद्ध जो था वह एला सापल की संधि से समाप्ति हुआ था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वह पेरिस की संधि से समाप्ति हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1756 से 1763 तक चला था, और 1756 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का भी यह अंश था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सभी का देख लेते हैं कि कारखाना कब कब खुला था। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम कारखाना था वह कोचीन केरल में स्थापित हुआ था, कब 1503 में, और पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना कन्नूर में स्थापित हुआ था 1505 में। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुआ था 1556 में गोवा में, ये सब याद रखिएगा। और फसल के रूप में पुर्तगालियों ने तंबाकू, अफीम और पाइनएप्पल टमाटर का किया था। और हुगली बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट भी पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं डच द्वारा स्थापित कारखाना। तो डचों ने प्रथम कारखाना जो था मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला था, कब खोला था, तो याद रखिएगा 1605 में। नेक्स्ट पुलिकट 1610 में, सूरत में 1616 में, बंगाल में 1627 में, और डच ने चिंसुरा में 1653 में, और डच ने बिहार में भी अपना कारखाना खोला था, कब, तो 1632 में। और बिहार में जो कारखाना खोला था उसमें मुख्य रूप से अफीम और सोरा का उसमें उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी द्वारा स्थापित कारखाना। तो फ्रांसीस द्वारा स्थापित कारखाना जो था, प्रथम कारखाना 1668 सूरत में खोला था, और दूसरा फ्रांसीस कारखाना 1669 मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ खोला था। डेनिश द्वारा स्थापित कारखाना जो था वह त्रवणकोरा में 1620 में तमिलनाडु में खोला था, और सोरामपुर में 1676 में खोला था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ब्रिटिशों द्वारा स्थापित कारखाना। दोस्तों ब्रिटिश ने प्रथम कारखाना जो था वह मसूलीपट्टनम में खोला था, कब खोला था, 1611 में, और प्रथम अस्थायी कारखाना जो था वह 1613 सूरत में खोला था। तो याद रखिएगा ब्रिटिश का जो प्रथम अस्थायी कारखाना था वह 1613 सूरत में खोला था। नेक्स्ट है सूरत के भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में 1627 में कारखाना स्थापित किया था, और ब्रिटिश ने मद्रास में 1639 में और कलकत्ता में 1658 में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब चलते हैं इसके बाद इन सभी टॉपिक का MCQ डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला पहला यूरोपीय राजदूत था वो पुर्तगाल था, और गोवा में लाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना था वह 1664 में हुआ था। याद रखिएगा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1664 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किन की नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर जो था नियुक्त की वह सिताब राय का हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिताब राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई अंग्रेज को दहेज के रूप में किस वर्ष मिला था। तो याद रखिएगा बम्बई अंग्रेज को दहेज के रूप में 1661 में मिला था, और अंग्रेज ने 1668 में इसे भाड़ा पर लगा दिया था। कितना पाउंड में, तो 10 पाउंड में इसको भाड़ा पे भी लगा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद, दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया। तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफ़र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन निम्नलिखित में से किसने व्यापकता का सिद्धांत की शुरू की थी। दोस्तों हड़प नीति का सिद्धांत किसने शुरू किया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध अंग्रेज द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को ले लिया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1761। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को ले लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने अपना भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये सभी स्थान पर डचों का व्यापारिक केंद्र स्थापित था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का जो शासक था उस समय अकबर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1760 में वांडीवास का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी? याद रखिएगा फ्रेंच के खिलाफ लड़ा गया था। दोस्तों 1707 में वांडीवास का जो प्रसिद्ध लड़ाई था वह अंग्रेज और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? तो 1651 में स्थापित किया गया था। तो पहला अंग्रेजी कारखाना जो था वो हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 1765 में। दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी को अधिग्रहण जो था वह 1765 में किया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।